साधु संत की तरह होते हैं हमारे नोबल गैसेस, मोह माया से ऊपर। दे डू नॉट रिएक्ट। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चौथा एंड फाइनल वीडियो ऑन ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार है सभी लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को करने के लिए क्रिस्टल क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप 18 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके बारे में काफी सारी खास बातें हैं। सबसे पहले तो दे ऑल एग्जिस्ट एज गैसेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, मतलब ये बिल्कुल साधु संत की तरह होते हैं जिनको किसी के भी साथ रिएक्ट करना इतना पसंद नहीं है। वो अपने आप में खुश है, अपने आप से खुश हैं, राइट। इसीलिए इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, चूंकि ये कम रिएक्ट करते हैं तो इसलिए ये बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, अगर कोई किसी और के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएगा। जब कोई रिएक्ट नहीं करेगा तो उसके कंपाउंड्स भी बहुत कम होंगे। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि हमारे नोबल गैसेस है कौन कौन से। तो पेश करते हैं हमारे ग्रुप 18 एलिमेंट्स को, जो जिसकी शुरुआत हो रही है हीलियम से, राइट। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, राडॉन एंड सो ऑन, राइट। हमेशा की तरह एक मेमोरी टिप की जरूरत होगी ताकि हम इस सीक्वेंस को याद रख सके। तो हमारा मेमोरी टिप है, हेलो नीना, अरे कराया जेरोक्स रेडी। सिंपल था, हेलो नीना, अरे कराया जेरोक्स रेडी। सो हेलो बोले तो हीलियम, नीना बोले तो नियॉन, अरे बोले तो आर्गॉन, कराया बोले तो क्रिप्टन, जेरोक्स बोले तो ज़ेनॉन और रेडी बोले तो राडॉन। तो बच्चों, अगर हम अकरेंस की बात करें तो हीलियम का मेन कॉमर्शियल सोर्स होता है नेचुरल गैस। इसके अलावा वैसे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन ये सारे ही एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? ड्राई एयर का जो वॉल्यूम है उसका 1% नोबल गैसेस होता है और उसमें से भी आर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करें रैडन की तो ये एक रेडियो एक्टिव डीके की प्रोडक्ट की तरह अकर करता है नेचर में। रेडियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो वहां पर हमें रैडन मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी नोबल गैसेस हैं इनमें से ज़ेनॉन और रैडन ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी रेयर हैं कंपेयर टू द अदर्स। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स के ट्रेंड्स के बारे में, जैसे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह वगैरह। सो चलो शुरुआत करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np6, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। एब्सोल्युटली, ns2 s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, np6 p ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 + 6 इज 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल क्या है? फुल्ली फिल्ड है। और हमें ऑलरेडी पता है कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो यानी कि ये जो हमारे नोबल गैसेस हैं इनके पास है एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान ऑलरेडी स्टेबल है तो वो किसी भी तरह का चेंज अपने अंदर लाने क्यों देगा? वो अनस्टेबल तो होना नहीं चाहेगा, राइट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद नोबल गैसेस। क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए उनको ना तो इलेक्ट्रॉन देने का मन होता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेने का मन होता है। एज अ रिजल्ट ये किसी और के साथ इतना घुलते मिलते नहीं है, क्योंकि इनको ना तो लेना है ना ही देना है। तो एज अ रिजल्ट ये लेस रिएक्टिव होते हैं, एज अ रिजल्ट ये कम कंपाउंड्स बनाते हैं, राइट। तो सब कुछ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिंक्ड है। अब जहां हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं वहां पर आ खड़ा होता है एक एक्सेप्शन, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है दैट इज हीलियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, which is different from the general pattern, that is ns2np6, राइट। तो हीलियम एक लौता ऐसा है जिसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर। बट हीलियम के केस में भी अगर आप देखो तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि s ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो यानी कि यहाँ पर भी जो है कैसा स्ट्रक्चर है? क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर। क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर बोले तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स,
राइट, एंड दैट इज वाई नोबल गैसेस आर सो वेरी स्टेबल। तो चलो अब बात करेंगे हम एटॉमिक रेडियस की। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस हमेशा की तरह इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, हीलियम से आर्गन, आर्गन से क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे न्यूक्लियस से और दूर जाता जा रहा है, तो ओवरऑल साइज मेरा इंक्रीज हो रहा है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम ये नोट करते हैं कि नोबल गैसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सवाल आएगा दिमाग में कि क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नोबल गैसेस हमेशा मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हीलियम He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नियॉन Ne के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आर्गन Ar के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब आपने कभी Ne2, Ne3, Ar2, Ar3 ऐसे वाले डाई एटॉमिक पॉली एटॉमिक फॉर्म्स इनके नहीं देखे होंगे। तो नोबल गैसेस चूंकि मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर के जो आपस के जो इनके इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो क्या है, दे आर ओनली द वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। इसके अलावा और किसी भी तरह का इंटर पार्टिकल फोर्सेस इनमें एक्ट ही नहीं करता है, राइट। तो जहाँ पे अंदर के फोर्सेस ही इतने कम हैं तो उन फोर्सेस को तोड़ना भी आसान है कंपैरेटिवली, राइट। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम मेल्ट करते हैं या बॉयल करते हैं तो हम एक्चुअली करते क्या है, हम एक्चुअली उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं उसको बढ़ा देते हैं। सॉलिड्स में जैसे पार्टिकल्स क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, सॉलिड से उसको लिक्विड बनाया तो उन पार्टिकल्स को थोड़ा दूर लेके चले गए, लिक्विड से उनको गैस बनाया तो उन पार्टिकल्स को और दूर लेके चले गए, राइट। तो बेसिकली उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं उनको हम तोड़ के उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ाते हैं व्हेन वी मेल्ट और बॉयल अ सब्सटेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि वो मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो भाई उनका एक ही एटम है, उनके मल्टीपल एटम्स होने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, करेक्ट। तो इसके वजह से उनके आपस के अंदर के जो फोर्सेस है जिसको हमें ओवरकम करना है वो फोर्सेस ही बहुत वीक है, तो उनको ओवरकम करना आसान है। इसीलिए कम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट कर जाएंगे, कम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल कर जाएंगे। तो इसीलिए दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इनफैक्ट एक और मजेदार फैक्ट यहां पर यह है कि हीलियम जो है, हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट नोन फॉर एनी सब्सटेंस। सारे चीजों के बॉइलिंग पॉइंट्स में से सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है हीलियम का, विच इज 4.2 केल्विन। अगर बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप खुद सोचो, नोबल गैसेस क्या हैं, मस्त मौला है ये तो साधु संत है भाई, फुल्ली स्टेबल है, इनको इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं है, ना तो देना है ना लेना है, ये उस स्टेट में है। अब आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मुझे तो तुमसे एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्या आप आसानी से ले पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बंदा देने के मूड में है ही नहीं। तो अगर आपको लेना है तो आपको बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई नोबल गैसेस हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक। अच्छा, अब अगर हम नोबल गैसेस वाले ग्रुप में यानी कि ग्रुप 18 में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो क्या देखते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, किस तरह का पैटर्न देखते हैं? तब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। इन जनरल नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा ही होती है, बट जब नोबल गैसेस में भी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू थोड़ी कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ते रहता है, तो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, राइट। तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पे अपना हक जमा के रखता है, उसको अट्रैक्ट करके रखता है। तो अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, यानी कि उसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा आसान होता जाएगा, एंड दैट इज व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एज वी गो डाउन ये डिक्रीज होती रहती है इसकी वैल्यू। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नोबल गैसेस क्या है, स्टेबल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इनके पास। तो क्या ये लेने के मूड में है या देने के मूड में है? बिल्कुल नहीं है, ना तो लेने के मूड में है ना देने के मूड में है, ठीक है। ये इनर्ट मोड में है,
ठीक है, इनको कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इनको बोलेंगे कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, ये बोलेगा मुझे लेना ही नहीं है। इनका कोई मूड ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के मूड में ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज करने के मूड में भी ये नहीं ही होंगे, राइट। तो इसीलिए हम नोटिस करते हैं कि जो नोबल गैसेस होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है ये बहुत हाई वैल्यूज होती है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, राइट। बिकॉज ये खुद से इलेक्ट्रॉन लेने के मूड में तो होते नहीं है, राइट। अब तुम जबरदस्ती उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसाने की कोशिश करोगे तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि वो खुद से तो लेंगे नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो इलेक्ट्रॉन फटाक से लेगा और इलेक्ट्रॉन लेके बहुत खुश हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होगी, राइट। बट यहां पर क्या है, उसको लेने का मूड ही नहीं है, बट स्टिल अगर तुम जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे तो तुम्हें अपने रिस्क में कराना पड़ेगा, मतलब तुम्हें खुद से एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो जब तुम एनर्जी डाल रहे हो तो मतलब तुम्हारे एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी और तुम्हें काफ़ी सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली हाई भी होगी वैल्यू। सो दैट इज वाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात अगर हम करें मेटालिक कैरेक्टर की, वैसे तो हमें पता है कि ये नोबल गैसेस सारे के सारे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि भाई नोबल गैसेस में ही अगर हम इस ग्रुप के ऊपर से नीचे की तरफ आए तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो बच्चों मेटालिक कैरेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे इस ग्रुप के तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा सा आसान होता जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि जो बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे। चूंकि वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो न्यूक्लियस का उस पर कंट्रोल कम होता जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, विच मीन्स मेटालिक कैरेक्टर जो है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो बात अगर करें हम नोबल गैसेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम देखते हैं ये कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, स्पेयरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। इसके अलावा ये मोनो एटॉमिक होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसे आप डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक स्टेट में नहीं पाओगे। इन नोबल गैसेस को आप जनरली पाओगे मोनो एटॉमिक स्टेट में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि नोबल गैसेस के बाद होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ये साधु की तरह होते हैं जो किसी के भी साथ रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करते हैं। तो नोबल गैसेस के रिएक्टिविटी को लेकर के काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। कई बार ऐसे अटेम्प्ट्स भी किए गए कि भाई नोबल गैसेस को ज़बरदस्ती हम रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन कई ऐसे अटेम्प्ट कई सालों तक फेल होते रहे। फाइनली 1962 में नील बार्टलेट ने पहली बार नोबल गैस के रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। उन्होंने नोटिस किया कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो सिमिलर होता है टू दैट ऑफ जेनॉन। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड एटम से उसका जो सबसे आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब नील बार्टलेट ने देखा कि O2 का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उतना ही फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जेनॉन का भी है। इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जेनॉन के केस में अगर हम इतनी एनर्जी दे दें तो जेनॉन में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जेनॉन हमें एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर जेनॉन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, राइट। अब देखो, जहां जेनॉन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसका मतलब वो बखूबी कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। कंपाउंड फॉर्मेशन ऐसा ही तो होता है, कोई देता है तो कोई लेता है, राइट। तो अगर जेनॉन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा, कोई ऐसे एलिमेंट के साथ जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होता है, राइट। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब मुझे ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ज़ेनॉन कंपाउंड्स बना सकता है, एंड दैट इज वेयर इट वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, इन फैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सच कंपाउंड्स वर सिंथेसाइज्ड विथ ज़ेनॉन। तो देखा गया कि ज़ेनॉन जो है ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कुछ कंपाउंड्स बनाता है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कुछ पॉपुलर कंपाउंड्स ऑफ द नोबल गैसेस फैमिली। जैसा कि मैंने देखा कि भाई नोबल गैसेस तो जनरली रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो कंपाउंड्स भी बहुत कम बनाते हैं। तो जो गिने चुने कंपाउंड्स बनते हैं वो भी किसके बीच में बनते हैं? ज़ेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। तो चलो कुछ ऐसे ही पॉपुलर कंपाउंड्स को देखते हैं। तो बच्चों अगर ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स की बात करें तो हम देखते हैं कि ज़ेनॉन 3 तरह का फ्लोराइड्स बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6। सवाल ये उठता है कि ये कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? ऑब्वियसली ज़ेनॉन और फ्लोरीन के रिएक्शन से। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे कंडीशंस, जिस कंडीशन में ज़ेनॉन और फ्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, वैसे वैसे हमें अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सेस में ले लेते हैं ज़ेनॉन तो उस केस में हमें मिलता है XeF2। वहीं अगर हम इन्हें 1:5 के रेशियो में लेते हैं तब हमें मिलता है XeF4, और वहीं अगर हम इन्हें 1:20 के रेशियो में लेते हैं तब हमें मिलता है XeF6। और अगर आप नोटिस करो तो टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस भी इन सारे रिएक्शंस में अलग अलग हैं। इनफैक्ट XeF6 बनाने का एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है कि XeF4 को अगर हम O2F2 के साथ रिएक्ट करवाएं तब भी हमें XeF6 मिलता है। तो चलो बच्चों बात करते हैं ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, चाहे XeF2 हो, XeF4 हो या XeF6 हो। इन सब के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये आसानी से सबलाइम कर जाते हैं एट 298 केल्विन। सबलाइम कर जाना मतलब, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर स्टेट में चले जाना विदाउट गोइंग टू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरे सब्सटेंस में फ्लोरीन ऐड कर सकता है, उसे हम कहते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो हम देखते हैं ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। ये बड़ी ही आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इवन विथ ट्रेसेस ऑफ वाटर। थोड़ा सा पानी मिलाने से भी ये इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस बोले तो हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, मतलब पानी ऐड करते ही ये टूट जाते हैं। एज इन फॉर एग्जाम्पल अगर हम XeF2 की बात करें, इसे अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? Xe, राइट? मतलब XeF2 में से ज़ेनॉन और फ्लोरीन जो है ये टूट के निकल गए, तो XeF2 जो है, जो फ्लोराइड है ज़ेनॉन का, ये टूट जाता है ऑन एडिशन विथ वाटर। तो चलो बच्चों अब देखते हैं ज़ेनॉन के जो ये फ्लोराइड्स बनते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। और स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम हेल्प लेंगे किसकी? वेस्पर थ्योरी की। एब्सोल्युटली, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वेस्पर थ्योरी आप सबने मेरे साथ क्लास 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अब जाके पढ़ लो, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मस्त वाला वीडियो है। ठीक है, सो एनीवेज यहाँ पर हम कुछ फ्लोराइड्स को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला कंपाउंड है XeF2 यानी कि ज़ेनॉन का डाइफ्लोराइड। तो इसके स्ट्रक्चर को हम वेस्पर थ्योरी के हेल्प से देखेंगे कि इसका शेप होता कैसा है। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी हम कैसे लगाते हैं? हम फोकस करते हैं सबसे पहले तो इस सेंट्रल एटम पे, विच इज ज़ेनॉन। इन दिस केस ज़ेनॉन ग्रुप 18 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 18 मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। एब्सोल्युटली, क्योंकि ग्रुप 18 यानी कि जो ये मेरे प्यारे प्यारे नोबल गैसेस हैं, इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो फिर ज़ेनॉन के पास सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। लेकिन जब मैं XeF2 को देखती हूँ तो ये ज़ेनॉन 2 फ्लोरीन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इस ज़ेनॉन की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इसने ऑलरेडी 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है, यानी कि 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन को तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया है। तो बचा कितना? अब इसके पास बचा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वेस्पर थ्योरी लगाने के लिए मुझे पता करना होता है कि इसके पास कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने लोन पेयर। तो इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि इसके पास 1 2 और 3 इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
3। व्हाट अबाउट बॉन्ड पेयर? अब देखो बॉन्ड पेयर, इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, राइट? तो इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, राइट? तो इसके पास लोन पेयर 3 है और बॉन्ड पेयर 2 है, ठीक है? तो फिर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास? 3 + 2 यानी कि 5, करेक्ट? तो अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका स्ट्रक्चर, इसका ज्योमेट्री होना कैसा चाहिए अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? याद है वेस्पर थ्योरी में हम बैलून के अरेंजमेंट से चीज़ों को समझ रहे थे, राइट? वो बैलून वाले अरेंजमेंट याद है सबको? याद नहीं है तो बच्चों प्लीज उस वीडियो को जाके देखो, क्योंकि यहाँ पर वी कांट डिस्कस द एंटायर वेस्पर थ्योरी इन डिटेल, बट अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आई एम प्रिटी श्योर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अगर आपको वेस्पर थ्योरी एट दिस मोमेंट याद नहीं है तो, ठीक है? तो चलो, अगर मेरे पास लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 5 होते हैं तो मेरा ज्योमेट्री होना कैसा चाहिए? तो बच्चों इस केस में मेरी जो ज्योमेट्री है ये आइडियली होनी चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो भी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, राइट? इट्स लाइक 3 बलून ऐसे इस प्लेन में और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है, नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, तो बाई पिरामिडल हो गया। ट्राइगोनल क्यों? क्योंकि देखो नीचे एक जो बेस है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट? तो इसीलिए इसका ज्योमेट्री आइडियली ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसका शेप कुछ और ही होता है, राइट? अगर इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो, जब हम बात करते हैं शेप की, तो शेप में हम कंसीडर करते हैं सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की। जब भी हम शेप की बात करेंगे तो वहां पर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करेंगे, वही मेन कैच होता है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये थे, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप भूल जाओ, राइट? मतलब ये जो बलून वाला स्ट्रक्चर है, इसमें जितने भी हमारे येलो बलून्स हैं उसको आप भूल जाओ। लेट्स से येलो बलून्स जो हैं वो लोन पेयर को डिनोट कर रहे थे और जो पर्पल बलून्स हैं वो डिनोट कर रहे थे बॉन्ड पेयर को, ठीक है? तो अगर येलो बलून्स को भूल जाओ फॉर अ सेकेंड तो बचता क्या है? सिर्फ पर्पल बलून्स। और पर्पल बलून्स का शेप कैसा है? लीनियर, करेक्ट? तो इसीलिए जब ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका जो शेप होगा दैट शेप विल बी लीनियर। XeF2 इज लीनियर इन शेप। बात करते हैं हम अगले फ्लोराइड की, विच इज XeF4 यानी कि ज़ेनॉन का टेट्राफ्लोराइड, ठीक है? चलो यहाँ पर भी हम वेस्पर थ्योरी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि इसका शेप कैसा होता है। तो देखो XeF4 है, अभी Xe ज़ेनॉन है जिसका के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि ज़ेनॉन का सिचुएशन कुछ ऐसा है, ठीक है? लेकिन ये जो ज़ेनॉन है ये 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब ज़ेनॉन का सिचुएशन कुछ ऐसा है। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में ही यूज कर लिए, राइट? इसके पास टोटल कितने थे? 8 थे, तो मतलब बचे कितने? 1 2 3 4, इतने ही बचे, ठीक है? अब अगर मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करूं तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2, तो इसके पास लोन पेयर हैं 2। अगर मैं बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करूं तो बॉन्ड देखो कितने बना रहा है? 1 2 3 4, तो यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 4। तो टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6। जब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 6 होता है तो वैसे सिचुएशन में ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? मतलब इट इज़ लाइक आपके पास अगर 6 बलून्स हैं तो उन 6 बलून्स से आपको कैसी ज्योमेट्री मिलनी चाहिए? वेल आइडियली ऐसे केस में मुझे मिलना चाहिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है? तो यानी कि इस सिचुएशन में मेरी ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल। तो अगर पिक्चर को भी देखो तो इट इज़ लाइक ऐसा एक स्क्वायर टाइप का प्लेन है, उसके ऊपर भी एक बलून, नीचे भी एक बलून, ठीक है? तो कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये देखो ऊपर नीचे जो पर्पल कलर के बलून्स हैं दे रिप्रेजेंट द लोन पेयर,
राइट और जो वो स्क्वायर वाला जो प्लेन है उसमें जो बलून्स हैं दे रिप्रेजेंट द बॉन्ड पेयर, जो यहाँ पर येलो बलून्स है, ठीक है, ओके। लेकिन भाई ये तो मेरे ज्योमेट्री है, हम कह रहे हैं बेस्ड ऑन बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कैलकुलेशन, ये इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट रियलिटी में एक्चुअली में इसकी शेप क्या है? जब हम शेप की बात करेंगे तब हम किसको इग्नोर करेंगे? लोन पेयर को इग्नोर करेंगे, यानी कि जो पर्पल बलून्स हैं उनको इग्नोर कर देंगे। अगर उनको इग्नोर कर दिया तो कौन सा शेप बचा बताओ? स्क्वायर प्लेनर, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो बाकी 4 बलून्स हैं ये एक स्क्वायर के अंदर लोकेटेड है, एक ही प्लेन में, तो इसीलिए इसका शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह से XeF4 का शेप स्क्वायर प्लेनर होता है। अब हमारा अगला फ्लोराइड है XeF6 यानी कि जेनॉन का हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे जेनॉन की कहानी तो वही है, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बट अब इन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। तो मतलब जेनॉन की सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो जेनॉन जो है ये 6 फ्लोरीन से ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसका 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्डिंग में यूज हो जा रहा है। तो बचेगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन और बचेगा, क्योंकि जेनॉन के पास टोटल 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 लोन पेयर है, एक ही पेयर है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर की अगर बात करें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यानी कि 6 बॉन्ड पेयर है। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा इसके पास? 7। तो 7 अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है, मतलब आप यूँ समझो कि आपके पास 7 बलून्स हैं, तो उसके आप कैसे अरेंजमेंट कर सकते हो? एक ऑप्शन है इसके अरेंजमेंट का विच गिव्स इट अ जियोमेट्री ऑफ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हिसाब से तो इसका ज्योमेट्री होना चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल समझ में आया कैसे? राइट, यहां पर अगर देखो तो एक्सेप्ट एक बलून जो कि येलो है, जो कि लोन पेयर को डिनोट कर रहा है, बाकी सारे के सारे पर्पल है जो डिनोट कर रहे हैं बॉन्ड पेयर को, राइट। तो इसका जो ओवरऑल बैलून का जो अरेंजमेंट है दैट इज लाइक ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है, नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, और जो बेस है वो पेंटागन की तरह बना हुआ है, दैट इज वाई द नेम पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ज्योमेट्री काफी नहीं है, शेप जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम शेप की बात करने पे उतर आएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे? हम लोन पेयर को कर देंगे इग्नोर। जहां लोन पेयर इग्नोर हो गया तो ये मेरा शेप कैसा हो गया? दिस शेप बिकम्स डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मतलब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है, लेकिन डिस्टॉर्टेड जरूर है। अब आप पूछ सकते हो कि डिस्टॉर्टेड किसकी वजह से है भाई? कौन ऐसा है जो इस ऑक्टाहेड्रल को डिस्टॉर्ट कर रहा है? तो द आंसर वुड बी ये जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर डगमगा रहा है, जिसकी वजह से इस ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्शन आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई द शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब डिस्कस करेंगे हम जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स के बारे में। अब देखो, जेनॉन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के या तो ऑक्साइड्स बना सकता है जैसे कि XeO3, या फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सीफ्लोराइड्स भी बना सकता है जिसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों हो, जैसे कि XeOF4 या फिर XeO2F2। तो ये जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं। तो चलो देखते हैं कि ये जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स जो है, ये दोनों ही कंपाउंड्स, इस तरह के कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस से। हम देखेंगे कि जब कभी भी हम XeF6 मतलब जेनॉन का जो हेक्साफ्लोराइड है या जेनॉन का जो टेट्राफ्लोराइड है दैट इज XeF4 या XeF6, इनका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोलिसिस होता है उनका, राइट। मतलब वाटर के ऐड करने पे XeF4 या XeF6 टूट जाता है, तो हमें एक जेनॉन मिल जाता है, साथ में हमें मिल जाता है XeO3 यानी कि जेनॉन का ऑक्साइड। सो दिस इज वन वे। तो जेनॉन के जो ऑक्साइड्स बनते हैं जैसे कि XeO3 जो बनता है, ये कैसे बनता है? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 या फिर XeF6।
ठीक है। अब बारी है ऑक्सीफ्लोराइड्स की। ऑक्सीफ्लोराइड्स कैसे बनते हैं? ये भी हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो इसीलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शंस को अगर आप देखो तो यहाँ पर वाटर जो है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में है। चूंकि काफ़ी कम क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो नहीं पा रहा है, तो पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मतलब थोड़े बहुत फ्लोरीन कम हो जा रहे हैं फ्लोराइड से, थोड़े बहुत ऑक्सीजन भी उसमें जुड़ जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? हमें ऑक्सीफ्लोराइड्स मिल रहा है। तो जो कि ये दोनों रिएक्शन से बिल्कुल एविडेंट हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने की वजह से हमें ज़ेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स मिल रहे हैं। तो बच्चों, नोबल गैसेस के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि नोबल गैसेस को हम यूज़ कहाँ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, राइट। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हीलियम के साथ। अब जैसे ही मैं हीलियम बोलूँगी और मैं ये कहूँगी कि सोचो, थोड़ा सोचो 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 कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हीलियम होता है, तो दिमाग में आएगा हीलियम बलून्स, राइट। आई एम प्रिटी श्योर हीलियम बलून्स तो आपने देखा होगा। तो बलून्स के अंदर हम हीलियम इसलिए भरते हैं क्योंकि हीलियम जो है ये लाइट होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, तो इसीलिए इसके जब आप बलून के अंदर भरते हो, बीइंग लाइट, ये ऊपर की तरफ लेके जाता है बलून को। इसके अलावा हीलियम का, लिक्विड हीलियम का यूज़ पाया जाता है क्रायोजेनिक कंडीशंस में भी। क्रायोजेनिक क्या होता है? जो भी एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स में कैरी आउट किए जाते हैं, वैसे सिचुएशन में भी लिक्विड हीलियम काम आता है। ओके। इसके अलावा हीलियम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और वो ये है कि इसे हम डाइविंग सिलेंडर्स में यूज करते हैं। तो डाइविंग एपरेटस ये होता क्या है? स्कूबा डाइवर्स तो पता होगा, या फिर हो सकता है कि अगर आप कभी खुद कोई टूरिस्ट प्लेस में गए हो जहां पर स्कूबा डाइविंग आपने किया हो, देन यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल टुगेदर। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो पीछे ना एक सिलेंडर लेके जाते हैं पानी के नीचे। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि भाई पानी के अंदर जाने के बाद भी उन्हें तो सांस लेना है, सांस नहीं लेंगे तो मतलब वो जी नहीं पाएंगे, राइट। अब होता कुछ यूं है कि जैसे जैसे वो पानी के नीचे जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, गैसेस में, गैसेस की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, हेनरीज लॉ एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। सॉल्यूशंस वाला चैप्टर अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। बट एनीवेज, यहाँ पर हम वो बात करेंगे जो हम करना चाह रहे हैं। अब होता क्या है कि जब भी वो डाइवर जो स्कूबा डाइविंग कर रहा है, वो जब सांस लेगा तो एयर के अंदर क्या है? एयर के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लेगा, तो अब देखो नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन के साथ ये खास बात है कि नाइट्रोजन जो है वो ब्लड के साथ बहुत ही स्ट्रांगली सॉल्यूबल हो जाता है, मतलब ब्लड के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। अब जैसे जैसे वो स्कूबा डाइवर पानी के अंदर जाता जाएगा, क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो नाइट्रोजन गैस की जो ब्लड में सॉल्यूबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्लड में काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाएगा। अब जो भैया वो डाइविंग करने जो गया है वो हमेशा तो नीचे रहेगा नहीं, थोड़ी देर बाद वो ऊपर सरफेस की तरफ आएगा। तो जब वो वापस सरफेस की तरफ आएगा तो क्या होगा? तब आएगी दिक्कत, क्योंकि अब भाई नाइट्रोजन तो पूरी तरह सॉल्यूबल हो चुका है ब्लड में। अब जब वो वापस सरफेस पे आता है तो प्रेशर तो कम हो जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक लाइफ टेकिंग सिचुएशन अराइज हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ ये इशू है, ये डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए क्या किया गया कि नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया हीलियम से। हीलियम से क्यों? क्योंकि हीलियम की काफ़ी सारी खासियत है। एक तो हीलियम क्या है? नोबल गैस है, इतना रिएक्ट करेगा नहीं किसी के साथ। दूसरी खास बात यह है कि हीलियम जो है ना, ये ऑक्सीजन के लिए एक डाइल्यूएंट की तरह काम करता है। मतलब ऑक्सीजन को अगर आप हीलियम के साथ मिला दो तो ये इन अ वे इट डाइल्यूट्स ऑक्सीजन, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है, राइट। दिस इज अनरिएक्टिव, इतना रिएक्टिव ये है ही नहीं बाय नेचर, ठीक है। ये इसकी दूसरी खासियत है। तीसरी खासियत हीलियम के ये है कि हीलियम जो है इट इज़ स्पेयरिंगली सॉल्यूबल इन ब्लड, ये ब्लड में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है नाइट्रोजन की तरह। तो ये इसकी तीसरी खासियत है। तो इन खूबियों की वजह से ही जो डाइविंग एपरेटस होता है, इनफैक्ट जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन को हीलियम के साथ डाइल्यूट करके भर दिया जाता है। तो चलो, हीलियम के यूजेस तो हमने देख लिया, अब नीचे चलते हैं, देखते हैं नियॉन। नियॉन कहाँ देखा है हमने डे टू डे लाइफ में? नियॉन के बल्ब्स,
एब्सोल्युटली। नियॉन का यूज पाया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स में। इनफैक्ट अगर रोड साइड आप देखोगे जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स लगे होते हैं ना, उनमें लाइट्स होती है, राइट? तभी तो वो इतना मतलब रात को भी बिल्कुल चमकता हुआ एड हमें दिखता है। सो व्हाई डू वी सी दोज एड्स? बिकॉज वहां पर लगा होता है नियॉन बल्ब्स, ठीक है, या फिर नियॉन फ्लोरेसेंट बल्ब्स जो भी हैं, वहां पर नियॉन का यूज पाया जाता है। इसे आप कई बार गार्डन्स, बोटानिकल गार्डन्स वगैरह में भी नियॉन बल्ब्स का यूज पाया जाता है। जेनॉन, क्रिप्टन जैसे एलिमेंट्स के वैसे तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं होते हैं, बट इनको भी कई स्पेशल पर्पसेस के लिए डिजाइन किए गए बल्ब्स में यूज किया जाता है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे उम्मीद है कि विद दिस वीडियो ग्रुप 18 एलिमेंट्स यानी कि नोबल गैसेस के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। इसी के साथ हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो चारों वीडियोस हमने बनाए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ये चारों वीडियोस को देख करके पूरा का पूरा लेसन ही आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।